हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा टैक्स क्या है, टैक्स कितने तरह का होता है एंड टैक्स हम क्यों लगाते हैं। तो अभी हमारे ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आगे देखते हैं इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा इनकम टैक्स लॉस इन इंडिया। सर इनकम टैक्स लॉ, देखिए हमारे ध्यान में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट है एक्ट एंड लॉ में डिफरेंस समझना। लॉ क्या है, लॉ वर्सेस एक्ट। तो एक्ट एंड लॉ बहुत डिफरेंस है दोनों में। लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है एंड एक्ट एक नैरोअर टर्म है। एंड यस मैं बता दूं आपको, अभी सबसे पहले आपको सुनना है, केवल आपने कोई नोटिंग नहीं करनी है, आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है सेपरेटली, जो सिर्फ और सिर्फ उसमें मैं बताऊंगा क्या लिखना है एंड देन इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे। बट ये जो मैं सभी कंटेंट लिखवा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ में आपको आफ्टर द क्लास अवेलेबल हो जाएगा। एंड ये सभी मेरा ऑलरेडी बुक्स में नोटेड है, तो अभी आप सिर्फ सुनिए, इसको समझिए एंड ओनली फोकस ऑन द लर्निंग। देन इसके बाद हम इसे रिपीट करेंगे फ्रॉम आवर बुक्स, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। सर एक्ट एंड लॉ, तो लॉ इज ए वाइडर टर्म, एक्ट इज ए नैरोअर टर्म। लॉ मीन्स देखिए लेट्स से सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई एक्ट इंप्लीमेंट किया। गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंप्लीमेंट किया। तो सर एक्ट में क्या होता है, कुछ प्रोविजंस होते हैं, यस प्रोविजंस होते हैं, आपने ये करना है, देन मल्टीपल प्रोविजंस आर देयर, राइट। तो उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उन एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं और कुछ उसमें बाद में प्रॉब्लम्स आती है इंप्लीमेंटेशन में। स्टेक होल्डर्स की एडवाइसेस आती हैं, देन उनके कंसर्न्स ग्रीवेंसेस आती हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए भी टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूल्स बनाने पड़ते हैं। देन आपको क्या करना पड़ता है, बाद में सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन एक्सेट्रा भी आपको लाना पड़ता है, राइट। तो एक्ट अपने आप में एक प्रोविजन कंटेन करता है कि दिस इज अवर एक्ट, दिस इज द प्रोविजन, ये होना है, ठीक है। बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसमें क्या प्रोसीजर होगी, प्रैक्टिकली क्या फॉर्म्स होंगे, आप कैसे मैनर होगा पेमेंट का, एवरीथिंग जो भी प्रोसीजर पार्ट होता है वो रूल्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो जब ये सभी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज एंड आई थिंक नोटिफिकेशन, तो ये सभी क्या है, ये एक इनकम्प्लीट अपने आप में क्या होता है, ये एक लॉ कंप्लीट कर दिया, मतलब ये अपने आप में एक लॉ बन चुका है। लॉ अपने आप में आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेटेड नहीं चलता। लॉ इंक्लूड्स एक्ट, लॉ इंक्लूड्स रूल्स, लॉ इंक्लूड्स सर्कुलर, बट एक्ट अपने आप में क्या है, आइसोलेशन में चलता है। एक्ट अपने आप में एक प्रोविजंस हैं, तो जो बेयर प्रोविजंस है वो हमारे एक्ट में आते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स लाए जाते हैं यहाँ पे। देन उसको फर्दर उसमें क्लैरिफिकेशन लाना है, फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट्स करनी है, ठीक है। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना है, तो उनके लिए हम टाइम टू टाइम सर्कुलर्स लाना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लॉ अपने आप में एक वाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू एन एक्ट, राइट। तो सर इंडिया में इनकम टैक्स लॉ की पोजिशन क्या है, तो देखिए इनकम टैक्स लॉ तो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है, तो मैंने बताया जैसे आपको, सबसे पहले क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है, सबसे पहले क्या आता है, एक्ट। और इंडिया में कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट विच इज एट प्रेजेंट 1961। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, सर सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाए। देखिए मैंने कल बताया था आपको पावर कहां से आई, इसको आर्टिकल 246 ने क्या दिया, इसको पावर दिया एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ने। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यस आप इनकम टैक्स के मैटर्स में लॉ बना सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाया। तो
तो ये सबसे पहले क्या हुआ था जब इंडिया ऑब्वियसली इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, देन उससे पहले इन ब्रिटिश टाइम 1918 में पहला एक्ट आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1918, जो उसके बाद अमेंड होकर देन नया एक्ट आया 1922 एंड देयर आफ्टर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद हमारा सबसे पहला एक्ट जो लाया गया 1961। तो आई थिंक हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है ये पास्ट हिस्ट्री, बट यस बताना जरूरी है। 1961 इज द एक्ट जो अभी हमारा तब से लेकर आज तक चल रहा है। ये 1961 का एक्ट एवरी ईयर क्या होता है, अमेंड होता है, एवरी ईयर अपडेट होता है, ठीक है। अभी देखते हैं 1961 में जो एक्ट आया है, एट प्रेजेंट इसमें 298 सेक्शंस हैं एंड 15 शेड्यूल्स हैं। तो सर शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स बेसिकली किसी भी एक्ट और किसी भी प्रोविजंस के रेफरेंस में आते हैं, ठीक है। वो उस जो एक्ट जो मैटर वो प्रोविजन कहना चाह रहा है वो मैटर मे बी वो लेंदी हो सकता है या इन फॉर्म ऑफ समथिंग एक डिटेल्ड हो सकता है, तो उसको एक शेड्यूल का फॉर्म, एक अनेक्सर का फॉर्म दे दिया जाता है एंड उसको रेफर कर दिया जाता है मेन प्रोविजन में, ठीक है। तो इस तरह से इनकम टैक्स के अंदर 15 शेड्यूल्स हैं हमारे और 298 सेक्शंस हैं। तो सर इनकम टैक्स एक्ट में और क्या, इनकम टैक्स एक्ट तो देखते हैं हम जैसे मैंने बुक में लिखा है, आप देखेंगे जैसा है 298 सेक्शंस, तो 298 सेक्शंस यू नो सेक्शंस। अभी अब क्या होगा, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नए टर्म्स मिलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट आप ऑलरेडी अपने फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, तो आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यू नो वहां पे क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक एक्ट है ऑब्वियसली, देन देयर आर सम सेक्शंस, राइट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 लाइक दिस। इसी तरह से इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस आते हैं। तो 298 सेक्शंस में क्या है, आप देखेंगे सेक्शन जो होता है, एक होता है क्लॉज और एक होता है सबसेक्शन। इसका डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है, ये इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये एक तरीका होता है पढ़ने का। देखिए आपको बहुत जगह आपने देखा होगा, लेट्स से देयर इज ए सेक्शन 12 सबसेक्शन, लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल। देखिए जब हम सेक्शन 2 सेक्शन क्या है, डेफिनेशन का सेक्शन है। किसी भी एक्ट में नॉर्मली सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशंस है, मल्टीपल टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2 किस तरह से हमारा प्रेजेंट होता है, सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(2), सेक्शन 2(3), सेक्शन 2(4) और इस तरह से काफी आगे तक हम देखेंगे 248 तक भी जाता है, राइट। तो सेक्शन 2 इट इज क्लियर कि ये क्या है, सेक्शन है, ठीक है। अभी क्या है, ये जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 2, दिस इज 2, इसे बोलते हैं क्लॉज। अभी हम समझेंगे। देखिए अभी आप क्या है, आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, सेक्शन सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1, इसकी आपकी सब क्लॉज 1, उसकी क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 8। देखिए आप इसे किस तरह से रीड करेंगे, आप इसको किस तरह से आप रीड करेंगे, आप मुझे बताइए। तो अभी हम देखेंगे, दिस इज द सेक्शन 12, दिस इज सेक्शन, दिस इज सबसेक्शन, this is clause, this is clause and this one is sub clause। देखिए अभी नॉर्मली इनकम टैक्स की प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है जब हम लिखते हैं इस तरह से, जबकि आप इसे एक्ट, तो देखिए सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1, उस सबसेक्शन की पहली क्लॉज क्या है, क्लॉज, ठीक है, एंड देन उस क्लॉज का भी ए, दैट इज सब क्लॉज। तो इसको जब आप लिखा हुआ कहीं पाएंगे तो आप बोलेंगे सब क्लॉज टू क्लॉज ए,
सब क्लॉज टू क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 12। लेकिन यदि हम इसे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक टर्म्स लिखते हैं तो इसे हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो देखा आपने कि ये इस तरह से पढ़ा जाता है, बट आप इसको क्या पढ़ेंगे, सेक्शन, जब हम लिखते हैं इसको 214, राइट, इसको हम बोलते हैं सेक्शन, एंड इसको बताइए आप क्या बोलेंगे, इसको सेक्शन बोलेंगे, सबसेक्शन और क्लॉज, इनमें से एक होगा, या तो क्लॉज होगा या सबसेक्शन होगा। तो सर यहाँ पे ये सबसेक्शन नहीं है, सबसेक्शन नहीं है, दिस इज क्लॉज। तो सर ऐसा क्यों, आप एक जगह तो बोल रहे हैं कि सेक्शन के बाद आने वाला जो टर्म होता है वो सबसेक्शन होता है, बट यहाँ पे हम इसे सबसेक्शन नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्लॉज। तो देखिए बेसिक टर्म्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस समझना दोनों में। तो 214 लेट्स से, एंड सेक्शन 5(1), this is 5(2), this is 247, right, this is 2(1). तो सर देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला एरिया होता है सेक्शन प्लस क्लॉज, दिस इज सेक्शन प्लस क्लॉज, वेयर एज दिस इज सेक्शन प्लस सबसेक्शन। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर दोनों तो सेम है, दोनों में बस फर्क क्या है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 5 है, बट देखिए ऐसा नहीं है। हमें इसमें इंटरप्रिटेशन इशू किस तरह से हम डील करते हैं, जब इसी सेक्शन की जो भी हमारी सबसेक्शन या क्लॉजेज हैं, सेक्शन के बाद आने वाले जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, यदि वो डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मतलब दे आर नॉट लिंक्ड टू, दे आर नॉट डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट इन विद ईच अदर, दे आर नॉट लिंक्ड, राइट, every part has different meaning, they are not linked to each other, तो उसे हम डील करते हैं, उसको हम क्लॉज, ठीक है। बट जब सेक्शन के बाद वाला पार्ट, ये दोनों क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से, ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, या ये कहें कि सेक्शन का जो कंप्लीट मीनिंग होता है, सेक्शन 5 का जो एक तरह से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों सबसेक्शन को रीड आउट करने के बाद ही या फाइनल आंसर कर पाते हैं। तो which is this is called subsection, this is called subsection। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए सेक्शन 2 में, इसको आपको एग्जांपल से बता देते हैं। सेक्शन 2 इज 2(1), ये डिफाइन करता है एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज 14, ये डिफाइन करता है व्हाट इज कैपिटल एसेट, राइट। इसी तरह सेक्शन हम कोई और देते हैं 247, दिस इज ये इट डिफाइंस, ये डिफाइन क्या करता है, इट डिफाइंस मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। तो आप देखेंगे तीनों क्लॉजेज में कोई भी लिंकेज नहीं है। एक तरफ एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है जो टैक्स फ्री होता है, एक तरफ बात हो रही है कैपिटल गेन्स के बारे में कि कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। इसी तरह से जितने भी सेक्शन 2 के अंदर आने वाले डेफिनेशंस हैं, दे आर नॉट लिंक्ड टुगेदर, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव देयर सेपरेट मीनिंग, ठीक है। इसीलिए उनको हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉजेस के वाइज पढ़ते हैं, क्लॉज वाइज पढ़ते हैं, ना कि सबसेक्शन वाइज। इसी तरह सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 स्कोप बताता है इनकम का, स्कोप ऑफ इनकम, राइट, जो रेजिडेंट की बात होती है, ठीक है, स्कोप ऑफ इनकम। सबसेक्शन 2 भी स्कोप ऑफ इनकम बताता है, बट फर्क क्या है, ये केवल ये नॉन रेजिडेंट के बारे में बताता है। तो यू नो जब हम सेक्शन 5 को ऐसे होल पढ़ेंगे तभी हमें टोटल स्कोप ऑफ इनकम की जानकारी मिलेगी कि व्हाट इज द टोटल स्कोप ऑफ इनकम। तो सेक्शन 5 जब हम उसके दोनों सबसेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा, मतलब ये दोनों सबसेक्शंस क्या है, एक दूसरे में लिंक्ड है, दोनों का एक इंटरप्रिटेशन जो है एक दूसरे से लिंक है, इसलिए क्या इसको पढ़ते हैं, सबसेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि सबसेक्शन, सेक्शन, क्लॉज क्या होता है, ठीक है। सेक्शन इज द मेन सेक्शन, सेक्शन इज मेन सेक्शन। क्लॉजेस की यदि सेक्शन के अंदर आने वाले पार्ट्स एक दूसरे से लिंक नहीं है, दे आर नॉट लिंक टुगेदर, दोनों का अपना अलग मीनिंग है, तो वो क्लॉज कहलाएंगे, ना कि सबसेक्शन। और सबसेक्शन क्या होगा, जब दोनों का मीनिंग एक दूसरे से लिंक होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे ऑब्वियसली, तो वो सबसेक्शन होगा। ओके फाइन, तो यहाँ तक हमने देखा। सर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइजो। तो आप देखेंगे नेक्स्ट आता है इसमें
इनकम टैक्स एक्ट की बात चल रही है अभी, अभी हम कहीं आगे नहीं बढ़े, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ, लॉ के अंदर एक कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, 298 सेक्शंस हैं, 15 शेड्यूल्स हैं, सेक्शंस और सबसेक्शंस एंड क्लॉज को हमने इंटरप्रेट किया। इसके बाद आता है किसी भी सेक्शन के बाद इसमें आता है प्रोवाइजो। ठीक है, आपने लॉ ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत देखा है। तो प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या होता है, किसी भी सेक्शन, प्रोवाइजो किसी भी सेक्शन के बाद डायरेक्टली आ सकता है, यस आ सकता है, सबसेक्शन के बाद आ सकता है डेफिनेटली, इसके बाद भी आ सकता है, क्लॉज के बाद भी आ सकता है सर, और सब क्लॉज के बाद भी आ सकता है। तो प्रोवाइजो क्या होता है, तो सर प्रोवाइजो होता है किसी भी मेन प्रोविजन को या तो फर्दर एलोबरेट कर रहा है वो, या वो फर्दर उसमें क्या कंडीशंस इंपोज कर रहा है, ठीक है, कंडीशंस इंपोज कर रहा है। तो प्रोवाइजो क्या है, जब वो मेन प्रोविजंस को थोड़ा सा और डील करे, थोड़ा सा और उसमें इंटरप्रिटेशन डाले, ठीक है, और उसको थोड़ा सा या कंडीशनल दे, उसमें उसमें कंडीशंस इंपोज कर दे कि ये होगा तो ये होगा। मतलब नॉर्मल प्रोविजन कहता है कुछ भी प्रोविजन हम देखें, नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन, आपको एटीजी में डोनेशन देंगे, तो आपको लेट्स से एग्जांपल देखते हैं एटीजी, तो एटीजी में बोला गया कि आपको डोनेशन का बेनिफिट मिलेगा, डोनेशन बेनिफिट मिलेगा, यस बेनिफिट मिलेगा। बट उसको प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो बोलता है नहीं नहीं डोनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कब, यदि आप उसको क्या करेंगे, कैश में पे करेंगे एक्सीडिंग 2000। इट मींस प्रोविजन, मेन प्रोविजन था डोनेशन का बेनिफिट मिलना, बट प्रोवाइजो ने क्या किया, कंडीशन इंपोज कर दी कि आप कैश में 2000 से ज्यादा देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, प्रोवाइजो है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोवाइजो आपका कंडीशन इंपोज करता है, नॉर्मली इट इज कंडीशनल इन नेचर, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, इसका इंटरप्रिटेशन पे ऑलरेडी काफी जजमेंट चलते हैं, काफी लिटिगेशन है इस पे। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने देखा पहला सेक्शन, तो सेक्शन है, आप देखेंगे कोई भी सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन के नीचे सब सेक्शन आ गया, आपका एक सब सेक्शन आ गया, उसमें कुछ प्रोवाइजोज भी हैं, कुछ कंडीशंस इंपोज हैं ऑलरेडी। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है एक एक्सप्लेनेशन ए, क्या बोला, एक्सप्लेनेशन 1, तो एक्सप्लेनेशन 1 बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या है, एक्सप्लेनेशन 1 इस सभी मैटर को एक फर्दर एक्सप्लेन कर रही है, फर्दर एक्सप्लेन कर रही है, या फर्दर क्या इसको एक तरह से एक्सटेंड कर रही है, फर्दर एक्सटेंड करती है। ये एक इसमें क्या हो सकता है, इट में इंक्लूड डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन मेन प्रोविजन, तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है, वो हमारे मेन प्रोविजन के प्रोविजंस को फर्दर एक्सप्लेन करती है, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी होती है, उसमें कोई टर्म्स है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसका वो मीनिंग को फर्दर क्लियर करती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर सेक्शन के बाद हो सकती है, सब सेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, प्रोवाइजो के लिए सेपरेटली एप्लीकेबल हो सकती है, और एज ए होल कंप्लीट सेक्शन के लिए वो एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब अभी हमने अभी देखा, आप देखेंगे अभी हमने देखा इनकम टैक्स लॉ के पार्ट्स, व्हाट वाज द इनकम टैक्स लॉ, या इनकम टैक्स लॉ के पार्ट्स। तो इनकम टैक्स के लॉ के पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट देखा इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स लॉ के मैं आपको एक बार पार्ट्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए इनकम टैक्स लॉ, इसमें पहला पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकंड क्या है, इनकम टैक्स रूल्स या इनकम टैक्स रूल्स विच इज 1962। थर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है दिस इज फाइनेंस एक्ट। देन इसके बाद आते हैं हमारे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, और लास्ट में आते हैं केस लॉस।
और इन सभी को मिला के क्या बनता है हमारा लॉ, विच इज इनकम टैक्स लॉ। जब लॉ की बात होती है, लॉ की बात का मतलब केवल एक्ट से नहीं होता है, लॉ इंक्लूड्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड फाइनेंस एक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए इनकम टैक्स रूल्स, तो इनकम टैक्स रूल्स मैंने जैसा बताया प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं, बट जब गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो उसको एक प्रोसीजर डेवलप करना होगा किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लीजिए इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स का प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ने प्रोविजन दिया जितने भी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जितने भी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये क्या होते हैं, रिसीव करते हैं क्या, डोनेशन, राइट। तो इनको क्या है, इनके इनकम टैक्स फ्री होती है, जो इनको डोनेशन मिलता है वो डोनेशन टैक्स फ्री होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये हमारा मान लीजिए सेक्शन 12 में, ये सेक्शन 11 एंड 12 में ये बात लिखी है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन मिलता है वो टैक्स फ्री है। अभी क्या है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोविजन लाया कि आपको डोनेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इसको एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना है, मतलब जिससे पैसा आया उसका नाम, पता, उसका आईडी, कोई पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है, चेक से आया, कितना आया, वो सब आपको डिटेल देनी है गवर्नमेंट को, जिससे सामने वाले पर्सन को बेनिफिट मिल जाए। अब ये प्रोविजन है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट को, इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि आपको स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना है, बट डोनेशन का स्टेटमेंट फाइल करना कैसे, कौन सी वेबसाइट से करना है, ठीक है, कब करना है, ठीक है, किस फॉर्म में करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो ये सब बातें कहाँ बताई हैं। तो इस सब बातों के लिए इन्होंने क्या किया, रूल इंप्लीमेंट किया। क्या रूल्स, ये क्या लाते हैं, ब्रिंग रूल्स। ठीक है, रूल्स के साथ, तो रूल्स में इन्होंने डिफाइन किया, हाँ इस तरह से आपको फाइल करना है। तो उन्होंने लेट्स से एग्जांपल के लिए जैसा हम देख रहे हैं इसमें, इन्होंने बोला फॉर्म 10 BD, फॉर्म 10 BD, इन्होंने बोला आप फॉर्म 10 BD भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फॉर्म 10 BD क्या है, एक रूल का पार्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ रूल। तो रूल क्या बता रहा है, रूल बता रहा है आपने प्रोविजन जो था मेरा मेन स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना है, बट वहां मैंने तो बताया नहीं था, रूल ने मैंने बताया कि आप फॉर्म 10 BD फाइल कर देंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रूल्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्ट फर्स्ट, एंड रूल्स कभी भी क्या होता है, नॉर्मली रूल्स ओवरराइड नहीं कर सकते, रूल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ एक्ट। देखिए एक्ट ज्यादा पावरफुल है या रूल पावरफुल है, एक्ट पावरफुल है या रूल पावरफुल है, तो दिस इज एक्ट, एक्ट इज द पावरफुल। एक्ट में जो बात लिखी है रूल उसी दिशा में रूल बनेगा, ठीक है, रूल उसी को कंप्लाई करेगा, रूल उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मान लीजिए एक्ट ने कुछ कहा और रूल कुछ और बोल रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, वो सही नहीं है। ठीक है, फर्दर रूल्स, हमारे इनकम टैक्स रूल्स साथ के साथ अपडेट होते हैं, इनकम टैक्स रूल्स भी हमारे क्या होते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। जब जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई नया प्रोविजन आता है तो उसके साथ उसका रूल भी लाया जाता है ताकि उसको इजीली इंप्लीमेंट किया जा सके, राइट। तो हमने अभी इनकम टैक्स एक्ट देखा, देन हमने इनकम टैक्स रूल देखा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, यू विल सी फाइनेंस एक्ट। तो सर फाइनेंस एक्ट, सर आपने इसका नाम सुना है, यस, फाइनेंस एक्ट का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। देखिए हर साल हमारे देश में क्या होता है, बजट आता है, हर साल देश में हमारे वित्त मंत्री, हमारे वित्त मंत्री नॉर्मली क्या लाते हैं, बजट लाते हैं देश का। वित्त मंत्री क्या लाते हैं, देश का बजट लाते हैं। बजट देश का क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है, ठीक है, देश का पूरा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बजट देश का आता है। अब क्या है कि ऐसा इनकम टैक्स एक्ट हमारा ऑलरेडी बन चुका है, इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी बन चुका है,
जैसा मैंने कहा था ये क्या होता है, ईयरली अपडेट होता है, ईयरली अपडेट होता है। और ईयरली अपडेट करने का जो सबसे मेन सोर्स होता है इसमें, वो होता है हमारा फाइनेंस एक्ट। तो सर आप बोलेंगे फाइनेंस एक्ट हर बार क्यों आता है? सबसे पहला क्वेश्चन, फाइनेंस एक्ट मतलब साल में दो बार आ सकता है क्या, या 2 साल में एक बार आ सकता है क्या, या 3 साल में एक बार आता है, बट ये हर साल क्यों आता है? देखिए देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम हटके जाएंगे और देखेंगे पीछे हिस्ट्री में, देखते हैं इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। देखिए जैसे नॉर्मली आपने देखा ना, कंपनी चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं। कंपनी चलाने के लिए जैसा बोला है कंपनी लॉ ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल में 4 मीटिंग करना जरूरी है जी। तो 4 मीटिंग कर रहे हैं तभी तो कंपनी चल रही है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप 4 बार मीट तो करो, डिसीजन तो लो, ठीक है। इसी तरह जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, कुछ एक्शंस हैं जो टाइम टू टाइम उसको लेने, डिसीजंस लेने और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी इसका करना होता है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट की बिल पे कि आज आज मन नहीं है कल करेंगे, या 2 महीने बाद डेफर कर दिया, नॉर्मली ऐसा नहीं है। इस चीज के लिए ये गवर्नमेंट को कौन मैंडेटरी कर रहा है? देखिए देखिए इंडिया जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इंडिया किससे चलता है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो इंडिया में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इंडिया की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट को समझने के लिए, ठीक है। फाइनेंस एक्ट को समझने के लिए कि फाइनेंस एक्ट हर बार क्यों आता है, फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स अमेंडमेंट क्यों लाता है, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डिसीजन भी लेने, ठीक है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे रहा है। तो इंडिया में क्या लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बिल आता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट बिल, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जब प्रपोजल लाती है किसी भी मैटर पर, तो उसके लिए सबसे पहले उसको बिल लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज है फाइनल लाती है और फाइनल वो इम्प्लीमेंट करती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ विपक्षों भी सुनना है और पक्षों भी सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल आता है, बिल आता है हमारी पार्लियामेंट में। मैं आपको बहुत नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है, ये सभी बिल्स में लागू नहीं होती, बट या कॉमनली प्रोसेस यही है। बिल पार्लियामेंट में पेश होता है। बिल पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस में दोनों में क्या होता है, बिल पे डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, बिल पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन होती है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स कर दिए जाते हैं। इस बिल में थोड़े से अमेंडमेंट्स ला दिए जाते हैं और अमेंडमेंट्स के बाद ये बिल आगे जाता है। आगे किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली आता है हमारे प्रेसिडेंट साहिब के पास। प्रेसिडेंट के पास जब आता है ये, तो प्रेसिडेंट के पास जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे क्या करता है, साइन करता है, अपनी मोहर लगाता है, और ये इमीडिएटली क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कानून बनने की। देखिए सबसे पहले बिल लाती है गवर्नमेंट, ठीक है, कच्चा बिल लाती है, उसमें उन्होंने बोला हम ये करने वाले हैं, या ठीक है, जैसे अभी आपने देखा हो, ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट में ऑलरेडी इतने बिल्स कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लाइक ट्रिपल तलाक का आप देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक का बिल नॉर्मल एक प्रोसीजर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। बिल आया, बिल पे चर्चा हुई, बहुत बहस हुई दोनों पक्ष विपक्ष में। दोनों पक्ष विपक्ष में बहस होने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है, इस पर वोटिंग हुई, ठीक है। वोटिंग होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, चेंजेस लाने के बाद इसमें वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद ये पास हो गया दोनों हाउसेस से, और पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास गया और उसके बाद ये एक्ट बन गया। इसी तरह हमारा बिल्कुल सेम मैनर में हम देखेंगे हमारा फाइनेंस बिल बनता है। सेम मैनर में क्या होता है हमारा फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। तो इससे पहले समझते हैं सर फाइनेंस बिल होता क्या है। देखिए, और ये एनुअली लाते हैं, ऑब्वियसली लाते हैं एनुअली। तो देखिए इंडिया में नॉर्मली क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल में सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी बिल। ये बातें कहाँ लिखी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। दूसरा होता है मनी बिल। तीसरा होता है हमारा फाइनेंस बिल।
एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए बहुत अच्छा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा काम आएगी। इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत एक तरह से बहुत अच्छी है, जो ऐसा नहीं है कोई भी तानाशाही वाला आप इम्पोज कर सकते हैं कोई भी ना। जब दो पार्टी दो पक्ष और विपक्ष में बैठते हैं तो ऑब्वियसली दोनों की बात सुनी जाती है। इसी तरह इंडिया में जब देखा टाइप्स ऑफ बिल में जब हम देख रहे हैं तो इंडिया में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि बिल को हम कैटेगराइज कर देते हैं। सभी बिल्स एक जैसे नहीं होते, ऑब्वियसली सभी के बिल्स का जो मैटर है वो मैटर किसी का सीरियस होता है, किसी का थोड़ा कम सीरियस होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई लेस इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरी में। ऑर्डिनरी बिल होते हैं, नॉर्मल मैटर्स में हमारे जो पूरे देश में चलते हैं, वो नॉर्मल मैटर्स हमारे सारे इस बिल के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ये बिल जो हमारा होता है नॉर्मल मैटर्स में डील करता है। मनी बिल नाम से क्लियर है, दिस इज मनी मैटर, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स पे ये हमारा बिल डील करता है, ठीक है। जितने हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हमारे बिल्स आते हैं वो सब मनी बिल होते हैं नॉर्मली। इसके बाद आता है फाइनेंस बिल। तो सर मनी बिल और फाइनेंस बिल देखिए दोनों सेम रखते हैं बट है नहीं। फाइनेंस बिल क्या होता है, ये एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल, एनुअल, इसको आप ध्यान से समझिए, एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल। हमारी गवर्नमेंट जो सरकार में होती है उसको एक तरह से हम बोले पार्लियामेंट की जो कैबिनेट कमेटी होती है, पार्लियामेंट की कैबिनेट कमेटी, अल्टीमेटली कैबिनेट कमेटी तो है जो देश चलाती है। कैबिनेट कमेटी का हेड कौन होते हैं, पीएम साहिब होते हैं, पीएम होते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो है अल्टीमेटली क्या है, एनुअल, उन्हें क्या करना होता है, एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल हमारी गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पेश करना होता है हर साल। हमारे गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल पेश करना होता है। एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल का मतलब है आने वाले साल में फाइनेंस में हमारे देश का बजट क्या होगा, मतलब हमारे देश में वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, क्या फाइनेंस के प्रोविजंस रहेंगे, ठीक है, क्या टैक्स मैटर्स होंगे, ठीक है, कितना जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसकी एक तरह से सरकार की बैलेंस शीट। तो ये क्या हमारे एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल एनुअली आता है। ये देखिए नाम से क्लियर है, दिस इज एनुअल, ये हर साल आना ही आना है। गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, आपको एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल देश के सामने रखने ही होंगे। तो इसीलिए क्या फाइनेंस बिल हमारा हर साल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक फोर्थ बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना चाहे कोई तो एक बिल उसको स्पेशल कैटेगरी बोला है, और इसकी प्रोसेस इस तरह की नहीं होती है, ये बिल पास होने की प्रोसेस भी सेपरेट है, ठीक है। इसमें एक तरह से वोटिंग परसेंटेज भी अलग होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कुछ नहीं है, दिस इज टाइप ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना है तो आपको ये बिल लाया जाता है। तो अब हमने देखा फाइनेंस बिल। देखिए फाइनेंस बिल, अब हमने देखा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है, एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल है। बिल आया, बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, इस पे डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, फिर इसमें कुछ चेंजेस ला दिए जाते हैं, और चेंजेस के बाद ये सेंट टू प्रेसिडेंट, सेंट टू प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के सेंड करने के बाद इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की क्या होता है, साइन या एसेंट हो जाता है प्रेसिडेंट की, और इसके बाद ये क्या हो जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। इसके बाद क्या बन जाता है, ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो बिल से एक्ट बनने की प्रोसेस आपने देख लिया, इसी तरह फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बनने की प्रोसेस आपने देख लिया। तो फाइनेंस एक्ट, तो सर फाइनेंस एक्ट में होता क्या है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, फाइनेंस एक्ट हमने देख लिया, फाइनेंस एक्ट बनता कैसे है, बट फाइनेंस एक्ट में होता क्या है। तो फाइनेंस एक्ट में आप देखेंगे, देखिए फाइनेंस एक्ट जब आता है वो इंडिया के जो मेजर टैक्स लॉज हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, और डेफिनेटली इनकम टैक्स में चेंजेस आने ही आने होते हैं, क्योंकि ये एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल है। एनुअली उसको जो फाइनेंस में गवर्नमेंट को जो फंड्स कलेक्ट करने हैं, एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो उससे रिलेटेड उसको जो टैक्स में चेंजेस करने पड़ते हैं वो सभी चीजें उसमें डील करता है। तो फाइनेंस एक्ट में नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, इनकम टैक्स चेंजेस आते हैं। आजकल इसमें जीएसटी में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अदर मैनी एक्ट्स हैं, आप कभी कभी देखेंगे कंपनीज एक्ट में भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस आते हैं, और अदर एक्ट्स भी हैं जिसमें हमारे फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस लाए जाते हैं। और ये क्या होता है, एवरी ईयर की ये प्रोसेस हो गई है, एवरी ईयर।
तो सर फाइनेंस एक्ट से इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं। यस, इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं हर साल। जैसे हम बोलते हैं बजट आ गया, फाइनेंस बिल चेंज हो गया। तो फाइनेंस एक्ट से जो इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं सर, तो फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये फाइनेंस एक्ट का एक फॉर्म है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट का क्लासिफिकेशन है। फाइनेंस एक्ट 4 पार्ट कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहले होते हैं हमारे टैक्स रेट्स। क्या होते हैं? इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं। सेकंड पार्ट में होते हैं टीडीएस रेट्स अदर देन सैलरी। इसमें होते हैं टीडीएस रेट्स, सैलरी, राइट। एंड फोर्थ देखेंगे इसमें आगे। फोर्थ क्या कहता है? देखिए आप देख पा रहे हैं, प्रोवाइड्स मैनर ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो फोर्थ एक स्पेशल कैटेगरी है। नॉर्मली ये हम नहीं देखते, बट इसको देखना चाहिए। ये एक स्पेशल कैटेगरी जो फाइनेंस एक्ट के अंदर दी गई है। दिस इज कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम। इसका क्या मैनर बताया जाता है? तो सर फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट हमने देख लिए। फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट हमने देख लिए। मैं इसको प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा इस साल का फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट हमने आई थिंक कंप्लीटली कवर कर लिया है। आपको टाइप्स ऑफ बिल बता दिए, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, फाइनेंस एक्ट ना बिल से कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है। फाइनेंस एक्ट में इंपॉर्टेंस क्या होता है? फाइनेंस एक्ट में चेंजेस लाए जाते हैं। इनकम टैक्स में, कंपनीज एक्ट में, जीएसटी में और अदर मैनी लॉज हैं जहाँ वो छोटे छोटे चेंजेस लाए जाते हैं। तो फाइनेंस एक्ट हमारे इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इनकम टैक्स लॉ का। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में, आईटी एक्ट में चेंजेस ला रहा है। और आईटी एक्ट में यदि कोई चीज चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली ये इन एंटायरिटी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बना नहीं बना। तो इनकम टैक्स लॉ मैंने अगेन बताया, लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ एक तरह से फेंसिंग कर लेता है इन सभी चारों पांचों चीजों को, जिसमें हमारा एक्ट हो जाता है, जिसमें हमारा रूल्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। तो ये सभी चीजें हमारे क्या बन जाते हैं? इन ऑल क्या बन जाता है? लॉ, राइट। फाइनेंस एक्ट हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं बाकी 2 चीजें और बचती हैं हमारे सामने। दिस इज फोर्थ आइटम विच इज सर्कुलर्स। सर सर्कुलर्स क्या है? देखिए एक्ट हमारा इंप्लीमेंट हुआ। एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद जब वो प्रैक्टिकली लोगों ने उसको अप्लाई किया, देश में सीए बैठे हैं, सीएस हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये टैक्स पेयर्स को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। टैक्स पेयर्स को असिस्ट करते हैं। टैक्स पेयर में देखेंगे, अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं? टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स को जब असिस्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है? कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है? डिफिकल्टीज फेस होती हैं। ये डिफिकल्टीज धीरे धीरे गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती हैं। और गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमारी बहुत सारी क्या है? बॉडीज हैं, लाइक फिक्की, ठीक है, एसोचैम, इस तरह की जो हमारी बॉडीज हैं, ये सब क्या है? हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए काम करते हैं। स्टेक होल्डर्स का अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, हमारे यूनियंस होते हैं। वो सभी क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अपनी सारी कंसर्न्स, अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस करवाते हैं टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट इन सभी को क्या करती है? डिस्कशन करती है इन सभी पर। और डिस्कशन के बाद यदि जो एक्ट में प्रोविजन इंप्लीमेंट किया था, उस प्रोविजन में जो रूल थे उनको इंप्लीमेंट किया था, उसमें जो ग्रीवेंसेस, उसमें जो डिस्कशन, जो उसमें परेशानियां लोगों को आई, जो हमारे टैक्स पेयर्स को परेशानियां आई, उन सभी परेशानियों के ऊपर क्या होता है? सर्कुलर लाया जाता है। उस सर्कुलर से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? या तो कोई क्लैरिफिकेशन दे रही है, जो टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम है, मे बी कोई इंटरप्रिटेशन इशू है, ठीक है, तो वो टैक्स पेयर को क्या किया जा रहा है? उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है। ऐसे इंटरप्रिटेशन है, हमारी इंटरप्रिटेशनल इशू है कोई, उसको हम डील करते हैं सर्कुलर्स में, ठीक है। सर्कुलर्स में क्या होता है? टाइम लिमिट भी एक्सटेंड कर दी जाती है। कोई प्रोविजन है जो अभी लेट से अभी 30 जून से अप्लाई होना था, बट वो नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोविड चल रहा है, इस वजह से उसको क्या करते हैं? टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो उसमें भी हम क्या करते हैं? कई बार सर्कुलर देखने को मिलता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वेबसाइट से। तो इस तरह से सर्कुलर्स, जो हमारे 3-4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्कुलर्स के, ठीक है। सर्कुलर्स बेसिकली क्या होता है?
हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है सर्कुलर, जो हमारे टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आने वाली जो डिफिकल्टीज हैं उन सभी को एड्रेस करता है। और इसके बाद आता है लास्ट आइटम नोटिफिकेशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। नोटिफिकेशन, तो सर अभी हमने देखा नोटिफाई हम बहुत सुनते हैं, नोटिफिकेशन हमेशा नोटिफिकेशन है, बट ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया वाले नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये उनसे थोड़ा बच के रहें, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाना है। नोटिफिकेशन क्या है, देखिए मैंने बताया लॉ बनाने की जो प्रोसेस है वो किसके पास होती है, लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, लॉ बनाने की पावर होती है हमारी देश की पार्लियामेंट के पास, देश की पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट और एक होता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दोनों। स्टेट गवर्नमेंट के भी तो मैंने बताया था ना, कुछ आपके मैटर्स होते हैं जिन पे स्टेट ही लॉ बना सकता है, तो स्टेट लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो इन दोनों के पास क्या है, लॉ बनाने की पावर है। होता क्या है, अभी इन्होंने कोई इनकम टैक्स एक्ट बनाया हुआ है, इस एक्ट में थोड़ा सा चेंज करना है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सम चेंज रिक्वायर्ड। तो अभी देखा आपने लॉ बनाने की प्रोसेस, हम देखा लॉ बनाने की प्रोसेस थी बिल, देन पार्लियामेंट, देन डिस्कशन एंड वोटिंग, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन ये एक्ट बनेगा। इसी तरह से यदि कोई चेंज भी करोगे तो ऑब्वियसली आप चेंज इसी प्रोसेस से लाना पड़ेगा आपको, पहले आप उस चेंज का बिल लाओगे, बिल के बाद सारी प्रोसेस फॉलो करोगे एंड लास्ट में आके वो फाइनली एक्ट के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। इस इतनी लंबी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचने के लिए, हमारे देश के रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या हुआ है, डेलीगेटरी पावर होती है, ठीक है, डेलीगेशन हो जाता है किसका, पावर्स का। तो क्या किया पार्लियामेंट ने, जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया, तो एक्ट जब बनाया तो उन्होंने क्या किया, पावर टू मेक लॉ टू सम एक्सटेंट, इन्होंने किसको दे दी, सीबीडीटी को दे दी। सीबीडीटी क्या है, हमारे जो इनकम टैक्स को क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर द आईटी एक्ट, ठीक है। इसको भी हम आगे देखते हैं सीबीडीटी क्या है, इसकी पूरी हायरार्की क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज लाना है, छोटा सा चेंज हो चाहे वो एक प्रोसेस के थ्रू आएगा, विच इज लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, देश के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन छोटे छोटे चेंजेस को डील करे इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, उस एक्ट के अंदर ही कुछ पावर्स दे दी सीबीडीटी को, जो उसकी एपेक्स बॉडी है, किसकी, एक्ट को जो एडमिनिस्टर करता है उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको पावर देते हैं कि आप ही अपने इंटरनली इसमें चेंजेस ला सकते हैं। मतलब आप नोटिफिकेशन लाइए, नोटिफिकेशन में आप जो लाएंगे वो एक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सीबीडीटी क्या करता है, एक तरह से सीबीडीटी हैज नाउ पावर ऑफ मेकिंग लॉ, कह सकते हैं, राइट, कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट बनाती है लॉ एक तरह से, और सीबीडीटी भी बनाती है। तो सीबीडीटी एक्ट में भी चेंज लाती है नोटिफिकेशन से, और रूल में भी चेंज लाती है नोटिफिकेशन से, ठीक है। जब कोई प्रोविजन आया, उन्होंने कोई नया नोटिफिकेशन इश्यू किया, आज से ये लागू है जी, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसका रूल भी तो लाना पड़ेगा। यदि कोई है, मतलब रूल्स में उसको नीड है तो रूल्स में उसको लाना पड़ेगा। तो सीबीडीटी के पास दोनों पावर है, रूल बनाने की भी और एक्ट बनाने की भी। तो इस तरह से हमने देखा नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अभी समझते हैं टैक्स किस मिनिस्ट्री में आता है हमारा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, आप बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, देश में इतनी सारे मिनिस्ट्री हैं, आप देखते हैं रेल मंत्री, हाँ, कृषि मंत्री, कोयला मंत्री और दुनिया भर के मंत्री हैं, बट टैक्स का मंत्री कौन है, टैक्स का मिनिस्टर कौन है, टैक्स का मंत्री है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मिनिस्ट्री जिसमें हमारे जितने भी टैक्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, देश का फाइनेंस, देखिए नाम से क्लियर है, देश का फाइनेंस हमारा जिस मिनिस्ट्री को हैंडल करना है वो कहलाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, इसमें इन्हें बोलते हैं, जिसमें क्या बोला गया,
इसमें कुछ क्या बोला है, डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए मिनिस्ट्री अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट बॉडी है ना, मिनिस्ट्री में सभी चीजें आ गई, उसके सभी फंक्शंस, चाहे वो इनकम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पार्ट्स देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पार्ट्स आते हैं, इसमें डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू सबसे पहला डिपार्टमेंट। फाइनेंस में और क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और क्या हो सकता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है सर, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, हम देखिए मैं आपको दिखाता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, और इस तरह से हमारे 6 इसमें डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे आपको। बट हमारे काम का कौन सा है सर, आप बताइए, टैक्स कहाँ फॉल करेगा, टैक्स रिवेन्यू में फॉल करेगा, एक्सपेंडिचर में फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट्स में होगा, किस में होगा। ऑब्वियसली मैंने कल आपको बताया था टैक्स रिवेन्यू में फॉल करेगा। कल मैंने आपको बताया था टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है ना, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो रिवेन्यू है। तो टैक्स जो फॉल करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में करता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में जब हम आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट के भी पार्ट्स हैं, राइट। अब रिवेन्यू के टाइप्स है ना, रिवेन्यू एक तो नहीं है, डिपार्टमेंट का रिवेन्यू कितना है, देश का रिवेन्यू तो अलग अलग कैटेगरी का है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज CBDT, सेकंड इज CBIC। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज CBDT एंड CBIC। तो CBDT प्लस CBIC, तो सर CBDT और CBIC क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में आते हैं। हमारे पास 2 तरह का रिवेन्यू था, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस किस में फॉल करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल मतलब 2 क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स आता है, और इसमें क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्टर करता है इनकम टैक्स को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है, ये एडमिनिस्टर करता है, क्या करता है, ये एडमिनिस्टर करता है। इसीलिए हमारी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो CBDT की वेबसाइट से लिंक है, और CBDT की वेबसाइट ही मतलब CBDT ही है अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट करेगा, इनकम टैक्स को पूरी तरह से गवर्न करेगा, उसको एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। ये हायरार्की हमने देख ली है। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट्स का एक बार अपनी बुक से रिवीजन करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये जो बुक है मेरी कॉन्सेप्ट बुक, ये इतनी अच्छे से लिखी गई है कि जिसमें आपको समराइज है, ये अपने आप में समराइज्ड है, ना ये ज्यादा डिटेल्ड है ना ये ज्यादा शॉर्ट है। ये ही आपको रिवाइज करना है, इसी से आपके अभी पढ़ रहे हैं तो इसी से आपने रिवीजन करना है, इसी से आपने मेनी टाइम्स रिवीजन करना है। मतलब समरी बुक अलग से मिलेगी आपको डेफिनेटली, जो इसमें बहुत ज्यादा समरी होगी, वो बहुत ही ज्यादा समराइज्ड होगी, जो क्रक्स होगा उसमें, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्रक्स होगा, वो रिवीजन के टाइम पे हम देखेंगे। बट ये एट प्रेजेंट हम देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा अभी इनकम टैक्स लॉ के क्या होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, ABCDE, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड लास्ट इज जुडिशियल रूलिंग्स। तो मैं अभी एक जुडिशियल रूलिंग्स के ऊपर आपको मिस कर गया हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सिक्स कंपोनेंट हमारा जो था, दिस वाज द केस लॉस। इनकम टैक्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी। देखिए जब कोई लॉ है, लॉ में जैसे मैंने बताया एक्ट आया, उसके रूल्स आ गए, रूल्स और एक्ट के ऊपर कुछ सर्कुलर्स इश्यू हो गए टाइम टू टाइम, कुछ फर्दर एडिशंस हुए नोटिफिकेशंस के थ्रू एक्ट में एंड रूल्स में ऑब्वियसली। और उसके बाद जब आप देखेंगे केस लॉस, तो जब इतना सभी हो गया, इतना सभी हो गया, तो जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, क्या सरकार की सभी बातें सही होती हैं? क्या टैक्स पेयर सारी बातें मानता है, या टैक्स पेयर सभी बातों से एग्री नहीं होता? ऑब्वियसली जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव हमारे ही होते हैं, बट प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? प्रैक्टिकली जो बिजनेस कर रहा है उसकी तरफ से तो उसकी बात नहीं सुनी जाती ना। होता क्या है, एक्ट आया, आपको कुछ डायरेक्शन मिली कि आपने ये करना है, उसमें जब असेसी ने करना चाहा तो असेसी ने थोड़ा अलग कराया, कुछ हटके किया, या कहने का मतलब उस लॉ को कंप्लाई नहीं किया, कंप्लाई किया बट लूप होल निकाले, ठीक है, उसमें टैक्स प्लानिंग करी, टैक्स रिवीजन किया, तो फिर क्या होता है उसमें लिटिगेशन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है? लिटिगेशन इंक्रीज हो जाती है। तो लिटिगेशन जो इंक्रीज होती है, लिटिगेशन किसके बीच में होगी? आप देखिए ना, लिटिगेशन होगी हमारे टैक्स पेयर वर्सेस व्हाट? वर्सेस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वी कैन से यूनियन गवर्नमेंट। अगेन यूनियन गवर्नमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे सीबीडीटी, सीबीडीटी को हम रिप्लेस कर देंगे हमारे इनकम टैक्स का जो, इनकम टैक्स का जो क्या होता है? ऑफिसर। और ऑफिसर की कैटेगरी अभी हम आगे देखेंगे, इसकी भी एक हायरार्की होती है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर में हमारे एक ऑफिसर होता है, एक जिसे हम नाम देते हैं एओ, सीआईटीज होते हैं, डीआईटीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हायरार्की है जो अभी हम देखेंगे आगे। दिस इज या जैसे लिटिगेशन हमारा इंक्रीज हुआ, लिटिगेशन इंक्रीज होने पर क्या होता है? केस लॉस सामने निकल के आते हैं, मतलब हमारी कोर्ट्स आती हैं। कोर्ट्स अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? कोर्ट्स लिटिगेशन को सॉल्व करती हैं। जितने भी डिस्प्यूट्स हो गए, डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती हैं, और उस पर अपना क्या देती हैं? जजमेंट पास करती हैं। और ये जजमेंट ऑब्वियसली, जजमेंट यदि वो आपका सुप्रीम कोर्ट का है, यदि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया है, तो ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, होल ऑफ इंडिया पे क्या होगा? अप्लाई होगा, नो डाउट, सभी को मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारी इनकम टैक्स, हमारी एपेक्स कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तो वो होल ऑफ स्टेट। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हमारे पर्टिकुलर स्टेट का होता है ना, तो उस स्टेट की जुडिक्शन में, उस स्टेट की जुडिक्शन में ही वो अप्लाई किया जाएगा। इसी तरह से हमारे इसके बाद नीचे हमारे ट्रिब्यूनल आते हैं। ट्रिब्यूनल भी नॉर्मली क्या होता है? हमारे जुडिक्शन बाउंड होते हैं। ट्रिब्यूनल का भी जजमेंट हमारे उस जुडिक्शन में ही अप्लाई होता है। जिसमें वो आईटीआईटी हमारा सिचुएटेड होता है, लेट्स से दिल्ली आईटीआईटी फॉर एग्जांपल, या बॉम्बे आईटीआईटी होता है, ठीक है। और सीआईटी अपील से हमारे पास, देन इस तरह से हमारी जितने भी हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इन्हें नाम देते हैं हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, राइट। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, जितने भी हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी हमारी क्या है कोर्ट्स हैं, ये जो भी जजमेंट पास करती हैं वो हमारे इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनता जाता है। इनकम टैक्स लॉ का इसेंशियल पार्ट है हमारे केस लॉज। जितने भी केस लॉज होते हैं वो इनकम टैक्स के लॉ के पार्ट बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केस लॉ उस पर्टिकुलर एसएससी में तो अप्लाई होना ही होना है जिसके लिए आया था, मतलब जिस टैक्स पेयर ने वो केस लड़ा उसके लिए तो वो बाइंडिंग है ही। बट यदि सेम मैटर बाद में अराइज होता है किसी और एसएससी केस में, तो क्या अगेन वो सारी प्रोसेस अप्लाई की जाएगी? मतलब टाइम एंड कॉस्ट सेविंग के पर्पज से ये प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं, और इन्हें प्रेसिडेंट्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एओ ने एक जजमेंट दिया, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर ने किसी टैक्स पेयर मिस्टर ए के केस में कुछ फेवर में जजमेंट नहीं दिया,
ए ने अपील की और ए आगे हाई कोर्ट में जाकर उसको जीत गया। अब जिस मुद्दे पर हाई कोर्ट में मिस्टर ए जीता, कल को ए और मिस्टर बी के केस में भी सेम मैटर इश्यू कर दे तो क्या बी भी हाई कोर्ट तक जाएगा? नहीं, बी कोशिश करेगा कि वो इसे ए को समझाए कि भाई ऑलरेडी हाई कोर्ट है हमारे सामने, ऑलरेडी हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये इसेंशियल इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनता है। तो इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होने के नाते आपको ये बात माननी पड़ेगी और आपको ये केस मेरे यदि सेम फैक्ट सेम सभी चीज सेम है, मान के चलिए ए और बी का मैटर सेम है, तो ये आपको कंप्लीटली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनकम टैक्स लॉ का इसेंशियल पार्ट बनता है केस लॉस। केस लॉस हमने देखा। देन इनकम टैक्स एक्ट, जो बातें हमने अभी तक पढ़ी वो सभी रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। दिस इज टाइप ऑफ रिविजन मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट, जैसे पता है 1918, 1922 एंड देन 1961, 298 सेक्शंस हैं इसमें, 15 शेड्यूल्स होते हैं। सेक्शन और क्लॉज, सेक्शन प्लस सबसेक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखा। जब सेक्शन के बाद की जो क्लॉजेज हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में बात नहीं करते, दोनों बहुत अलग हैं, दोनों अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वो होता है इनकम टैक्स, मतलब उसे हम बोलते हैं सेक्शन प्लस क्लॉज, उसे हम रीड करते हैं सेक्शन क्लॉज के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है उसमें डेफिनेशन दी जाती है, वो सभी डेफिनेशंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, अलग अलग चैप्टर से पर्टेन करती हैं, और इसलिए वो कभी भी हम सेक्शन और सबसेक्शन नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन प्लस क्लॉज। इसी तरह सेक्शन प्लस सबसेक्शन, व्हेन ईच पार्ट ऑफ सेक्शन रिलेट टू अदर, क्या होता है दोनों क्या होते हैं रिलेट्स करते हैं आपस में, एंड ऑल सबसेक्शंस taken together completes the concept proposed in that section। सेक्शन का कंप्लीट मीनिंग ही तब निकल के आता है जब आप सारे सबसेक्शंस को एक साथ पढ़ें, तो उसे कहते हैं सेक्शन प्लस सबसेक्शन। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 बात करता है इनकम एग्जेम्प्ट, मतलब इसमें सभी वो इनकम बताई गई जिन पे टैक्स नहीं लगना। इसे भी हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 10 की क्या बोलते हैं, क्लॉजेस बोलते हैं, क्योंकि सेक्शन 10 भी, सेक्शन 10 मन में बोला कुछ इस इनकम पे टैक्स नहीं लगना, मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगना। सेक्शन 10(2) में बोलता है पार्टनरशिप से मिलने वाला प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगना। सेक्शन 10(23) बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं इन पर टैक्स नहीं लगना। तो तीनों बातें जो सेक्शन 10 की अलग अलग क्लॉज में मेंशन है, तीनों बातें एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है? तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स इस पे हमारा क्लॉज अप्लाई होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। इसको सबसेक्शन नहीं बोल सकते, 5 वाला सबसेक्शन फॉलो करेगा, और इसी तरह हमारा सेक्शन 9 भी सबसेक्शन में फॉलो करेगा, राइट। देन प्रोवाइजो, प्रोवाइजो हमने देखा, प्रोवाइजो एक्सेप्शन देता है या कंडीशन लगाता है, प्रोवाइजो एक्सेप्शन देता है या कंडीशन लगाता है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन मैंने बताया किसी भी प्रोविजन को फर्दर एक्सप्लेन करती है, किसी भी प्रोविजन में जो टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं है, उनके डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, बट उसको बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज या फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन बोला गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस टर्म का मतलब ये माना जाएगा। इट मीन्स ये एक एक्सप्लेनेटरी नेचर है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट हमने देखा, ये हर साल बजट में आता है, बजट लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर लाता है। देश में 4 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल नॉर्मली हमारे फाइनेंशियल मैटर के अलावा जितने मैटर्स हैं सभी को डील करता है। मनी बिल फाइनेंशियल मैटर्स पे, और फाइनेंस बिल सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल जो गवर्नमेंट को पेश करने होते हैं, इसलिए इसको हर बार लाना पड़ता है। और अमेंडमेंट यदि कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है तो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। फाइनेंस बिल की लॉ मेकिंग प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंस बिल प्रेजेंट कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस बिल को प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस फाइनेंस बिल को प्रेजेंटेशन के बाद उसमें कुछ डिस्कशन, वोटिंग हुई, सब चेंजेस हुए, तो उसमें क्या हुआ? चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस जितने भी रिकमेंडेशन थे, सजेशन आए पक्ष विपक्ष, वो सभी क्या इसमें ऐड हुए, और उसके बाद वो क्या हुआ? पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। पार्लियामेंट ने पास करके क्या करा? प्रेसिडेंट के पास भेजा और प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी। तो फाइनेंस बिल वंस गॉट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स एन फाइनेंस एक्ट। ठीक है, बहुत आसान है।
फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया पहले पार्ट में टैक्स रेट होते हैं, रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में टीडीएस रेट दिए गए हैं। थर्ड पार्ट में टीडीएस रेट दिए गए हैं सैलरी से रिलेटेड और उसकी कॉम्पिटिशन का मैनर बताया गया है। फोर्थ पार्ट में एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड बातें हैं। इनकम टैक्स रूल्स, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैनर बताना है ना, किस तरह से आपको ये डील करना है, किस तरह से कोई फॉर्म फाइल करना है, किस तरह से आपने एप्लीकेशन देनी है, किस तरह से आपने अपील फाइल करनी है। तो ये सब चीजें मैनर जो बताया जाता है वो रूल्स में बताया जाता है। इनकम टैक्स मैंने बताया एडमिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फाइनेंस मैटर मतलब इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग। फाइनेंस में जब हमने देखा डिपार्टमेंट मिले 6 डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट कौन सा होगा, रिवेन्यू, बिकॉज टैक्स इज रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में देखा वहां तो 2 तरह के रेवेन्यू आते हैं, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है। तो सीबीडीटी को बोला ये डायरेक्ट टैक्स को हैंडल कर लेगा और सीबीआईसी को बोला ये इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल कर लेगा, राइट। डेफिनेटली सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स हैंडल करेगा, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स हैंडल करेगा। सीबीडीटी का काम क्या है, एडमिनिस्टर करना किसको, डायरेक्ट टैक्सेस को। मैं बार बार बता रहा हूँ सीबीडीटी हमारी मेन बॉडी है जो पूरे इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करती है। सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का जो बोर्ड है वो इनडायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करता है। सीबीडीटी रूल बना सकता है, यस बना सकता है। सीबीडीटी रूल किस लिए बनाता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए इनकम टैक्स का। देखिए इनकम टैक्स रूल्स बनाएगा कैसे, इनकम टैक्स रूल बनाने पड़ेंगे ना, वो भी तो लॉ मेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए रूल्स बार बार पार्लियामेंट में ना जाएं, सीबीडीटी को उन्होंने एम्पावर कर दिया कि सीबीडीटी इज एम्पावर्ड। सीबीडीटी को हमने पावर दे दी कि आप लॉ बनाइए, आप रूल्स बनाइए। रूल्स ऐसे होने चाहिए जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए प्रोविजन के साथ मिले, उनके बियॉन्ड ना जाए, उनको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। इनकम टैक्स रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। इनकम टैक्स रूल्स में भी सेम होता है, मतलब इनकम टैक्स रूल्स में भी सेम मैनर में प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। वहां भी प्रोवाइजो होता है, यस वहां भी प्रोवाइजो होता है। वहां एक्सप्लेनेशन होती है, यस वहां भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। इनकम टैक्स पूरा पढ़ना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट प्लस इनकम टैक्स रूल्स दोनों को आपको क्या करना है, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट प्लस इनकम टैक्स रूल्स आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दोनों को साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट सिनेरियो में आप इनकम टैक्स समझ पाएंगे। सर्कुलर नोटिफिकेशन अभी हमने देखा, सर्कुलर्स क्या है, सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है, यस सीबीडीटी टाइम टू टाइम क्या करेगा, डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स किसकी होती है भाई, स्टेक होल्डर्स कौन है, जिन पे इनकम टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स लग रहा है तभी तो वो कंसर्न है, मेरे पे इनकम टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यों लग रहा है। उन्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को अगेन गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को बताते हैं तो गवर्नमेंट उनकी बातें सुनती है तो सर्कुलर्स लाती है। सर्कुलर्स क्या करता है, देखिए सर्कुलर क्या करता है, सर्कुलर को क्या करता है, क्लैरिफाइज। यहाँ एक मिसिंग है वर्ड, सर्कुलर क्लैरिफाई। सर्कुलर क्लैरिफाई द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। यदि कोई प्रोविजन एक्ट में दिया गया है और उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी टफ हो गई है कि हर बंदा अपनी मतलब से अपने बेनिफिशियल पॉइंट से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि देश में यूनिफॉर्मिटी लाए और उसको क्लैरिफाई करे कि नहीं आपको इसे इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से नहीं पढ़ना है। इसी तरह सर्कुलर्स क्या होते हैं, जनरली इश्यू किया जाता है गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स। देखिए सर्कुलर लाने का एक मोटिव होता है कि असेसी और जो ऑफिसर्स है ना, ठीक है, हर कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जब कोई मैटर हाई कोर्ट हार जाता है, मतलब हाई कोर्ट का मैटर पलट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए ना हाई कोर्ट वाले जजेस का कि वो भी तो कहीं ना कहीं हार गए ना। तो मतलब कहने का है कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सभी अपनी तरफ से अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं जो अपने आप को सही समझते हैं। इसीलिए सर्कुलर्स गवर्नमेंट लाती है गाइडेंस के लिए, किसके, गाइडेंस पर्पस के लिए। गाइडेंस किसकी, असेसी मतलब टैक्स पेयर और ऑफिसर्स दोनों की, दोनों को क्या, दोनों को एक नॉलेज मिल जाती है किस तरह से, हाँ भाई ये इस तरह से होना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सर्कुलर से बाउंड होता है, यस। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी यदि ये सर्कुलर ला रहा है इट मीन्स वो उसको रेस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, वो उस पर एक बार उसने जो बात कह दी उस पर अडिग रहेगा, उस पर बात नहीं घुमाएगा ना, मतलब उसको वो मानना ही पड़ेगा चाहे वो असेसी के लिए फायदेमंद क्यों ना हो। जबकि असेसी सर्कुलर मानने के लिए बाउंड नहीं होता है, असेसी सर्कुलर मानने के लिए बाउंड नहीं होता है, वो वही सर्कुलर्स अडॉप्ट कर सकता है जो उसको बेनिफिशियल लगते हैं, जो उसको बेनिफिशियल लगते हैं। नोटिफिकेशन मैंने बताया लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। नोटिफिकेशन एक डेलीगेटेड पावर है, डेलीगेटेड पावर है
नोटिफिकेशन बार बार पार्लियामेंट में ना जाना पड़े, इसलिए सीबीडीटी को ऑथराइज कर दिया कि आप इस सेक्शन से रिलेटेड आप ये नोटिफिकेशन लाके लॉ चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, यस। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अगेन वही आता है, इट इज पार्ट ऑफ हायरकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए। और ये सीबीडीटी भी हमें ये क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। केस लॉज मैंने अगेन बताया, केस लॉज इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारे किसका, इनकम टैक्स लॉ का। दीज आर द अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जुडिशरी डील्स विद द इंटरप्रिटेशनल एंड अदर इश्यूज। देखिए जुडिशरी का काम ही है ना, जो दो पक्ष और विपक्ष, ठीक है, रेस्पोंडेंट एंड पिटिशनर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जुडिशरी बीच में बैठा है, उसने सच देखना है, उसने उस फेवर में डिसीजन देना है जो करेक्ट पोजीशन को एस्टेब्लिश करता हो। जुडिशरी का काम ये, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे टॉप में आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं जिसको, दिस इज द फाइनल जजमेंट, मतलब ये अपने आप में लॉ बन जाता है। फिर आपका एक्ट चाहे कुछ भी कहे, ठीक है, एक्ट कुछ भी कहे, एक्ट को चेंज होना पड़ेगा उस जजमेंट के हिसाब से। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होता है, ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, और वो सभी को अप्लाई किया जाना है, किसको, टू एवरीवन इन इंडिया, सभी को अप्लाई होगा बिना किसी एक्सेप्शन के। हाई कोर्ट का जजमेंट अप्लाई होता है ओनली इन द रिस्पेक्टिव जुडिक्शन ऑफ द स्टेट, राइट। अभी हम आज का देखते हैं ये कॉन्सेप्ट, लेवी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अभी हमने देखा टैक्स का टाइप्स, टैक्स क्यों लगाते हैं, इनकम टैक्स लॉ क्या है, इनकम टैक्स लॉ में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ में प्रोसेस क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये हमने देखा। लॉ मेकिंग प्रोसेस देखने के बाद हम देखते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स की लेवी करने के लिए तरीका क्या है। इनकम टैक्स ने एक बात बोल दी, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा हर पर्सन पे, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा एवरी पर्सन। देश में कोई भी बचा हुआ नहीं है इनकम टैक्स जिस पे ना लगता हो, ठीक है। अदर टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक लिमिट दे दी बाद में उन्होंने कि आप 2.5 लाख से नीचे वाले साइड हो जाइए, आपको टैक्स नहीं देना। बट यस, पहले वो बोलते हैं एवरी पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन एवरी पर्सन, किसकी, उसकी टोटल इनकम पर, ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, और किसका, प्रीवियस ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है। बट मैं आपको बता दूं नॉर्मली जिस साल में आप इस समय जी रहे हैं, लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है ना, अभी मई 22 चल रहा है, तो दिस इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, इट मीन्स दिस इज प्रीवियस ईयर 22-23। इनकम टैक्स में नाम फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं करते हम, इनकम टैक्स में बोला गया प्रीवियस ईयर। इसका भी लॉजिक है, प्रीवियस मतलब पिछला नहीं, पिछले का मतलब पिछला। अभी इसका मतलब हम देखेंगे, एक्चुअली असेसमेंट ईयर इसके बाद आता है, और असेसमेंट ईयर के टर्म्स में इनकम टैक्स पढ़ा जाता है, असेसमेंट ईयर के टर्म्स में ही इनकम टैक्स में बातें होती हैं। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें असेसमेंट हो रहा है, जिसमें इनकम का असेस किया जा रहा है। ये जो बोला ना, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम, तो इनकम टैक्स असेस किया जाता है जिस साल में, वो साल असेसमेंट ईयर कहलाता है, और उससे पिछला साल का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर, उससे पिछला साल प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो देखिए इनकम टैक्स की कंपटीशन, इनकम टैक्स का ब्रीफ कंपटीशन यहाँ पे दिया है। इनकम टैक्स लेवी, सरकार ने बोला इनकम टैक्स लेवी करो, हाँ बिल्कुल करेंगे हम। देखते हैं इनकम टैक्स कंपटीशन के, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, एक समराइज पिक्चर ऑफ इनकम टैक्स कंपटीशन। स्टेप्स बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप आपको इनकम टैक्स में डिसाइड करना है। सबसे पहला स्टेप होगा आप रेजिडेंशियल स्टेटस, तो अभी हम देख रहे हैं इनकम टैक्स चार्ज करने की या इनकम टैक्स कंप्यूट करने की प्रोसेस क्या है। हम ये नहीं देख रहे इनकम टैक्स कंप्यूट कैसे करना है, बट दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। इनकम टैक्स डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जिसका हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं असेसी ऑफ, लेट्स से दिस इज मिस्टर ए, असेसी, मिस्टर ए इज द असेसी। असेसी का सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देखा वो क्या हो सकता है, वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, या तो
विदेश गांव का होगा या यहाँ का होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा, हमने देखा ये हमारा हमने लेट्स एज्यूम हम ये रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंट है। इसके बाद हमने देखा इसकी इनकम जो ये अर्न कर रहा है पूरे साल में, इनकम को हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। इनकम को हम क्लासीफाई अंडर 5 हेड्स। देखिए इनकम टैक्स लॉ ने 5 हेड दिए हैं, 5 हेड क्लासीफाई किए हैं। आप इनकम इन 5 में रख दीजिए। 4 तो स्पेसिफिक कैटेगरी होते हैं, 5वां होता है अदर्स, ठीक है, जो उन 4 हेड में नहीं आती। इन 5 हेड की इनकम आपने क्लासीफाई करने के बाद आपने इनकम कंप्यूट करनी है आपने अंडर दीज 5 हेड्स। आपने पहले बोला सैलरी मिला, सैलरी आपने सैलरी में डाल दिया, बट सैलरी में कितना टैक्सेबल होगा वो यहाँ कंपटीशन आता है, वो हम बाद में सभी, ये पूरा पेपर ही हमारा इस पर टिका हुआ है कंपटीशन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 5 हेड्स में किस तरह से इनकम कंप्यूट करनी है। तो हमने देखा 5, पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला बंदे का, उसके बाद हमने देखा उसकी इनकम क्या है, इनकम पूछी, इनकम हमने क्लासीफाई कर दी, आपकी सैलरी है, बिजनेस है, कोई कैपिटल गेन्स है आपके ना, कोई रेंट आ रहा है, कोई क्या आपका अदर्स है। उस इनकम को फिर हमने क्या करा, उसका प्रॉपर कंपटीशन किया एज पर रूल्स, जो इनकम टैक्स में रूल्स बताए गए हैं उसको हमने क्या किया, कंपटीशन किया। इनकम टैक्स रूल्स कंप्यूट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है क्लबिंग, ठीक है। इनकम टैक्स जब कंप्यूट हो गई तो उसके बाद एक रूल्स है क्लबिंग, मतलब दूसरे की इनकम भी मुझे ही अपनी इनकम बनानी है। क्लबिंग मतलब दूसरे की इनकम भी मेरी इनकम बन जाएगी, और वो होता है हमारे रिलेटेड, वो नॉर्मली क्या होता है रिलेटिव्स में, वो रिलेटिव्स में होता है नॉर्मली हस्बैंड वाइफ और एक होता है माइनर चाइल्ड, जो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा 18 ईयर्स से कम वाला, ठीक है। ये 2-3 लोगों के होता क्या है, 2-3 लोगों के कुछ कंडीशंस के बेस पर इनकी इनकम भी लेट्स से हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है, पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है। क्लबिंग करा हमने, नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप 2, दिस इज द स्टेप 3, दिस इज द स्टेप 4 एंड नाउ स्टेप 5। देखिए स्टेप 5 में क्या होगा, आपने क्लबिंग कर ली, आपने यहाँ इनकम निकाला, पहले इनकम कंप्यूट किया। स्टेप 5 में हमने दूसरे की इनकम, स्टेप 4 में आपने दूसरे की इनकम भी जोड़ ली, बिल्कुल जोड़ ली। इसके बाद हम देखेंगे इनकम हमारे पास टोटल आ गई, इस टोटल इनकम से हमने क्या करना है, सेट ऑफ करना है लॉसेस करने हैं, हाँ जी लॉसेस करने हैं। देखिए पुराने लॉसेस आ रहे हैं आपके ना, लेट्स से किसी हेड में आपका इनकम है, इन 5 हेड में किसी में इनकम थी नहीं, इसमें लॉस था, ठीक है, या पुराना कोई लॉस चला रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, हाँ जी लॉसेस सेट ऑफ करने हैं। लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, फाइनल इनकम आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, दिस इज द फाइनल स्टेप 6 में ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। और इसमें से नेक्स्ट में आपने क्या कर देना है, इसमें से कुछ आपको क्या मिल जाते हैं, डिडक्शंस मिल जाती हैं, और डिडक्शंस मिलने के बाद आपकी जो इनकम बचती है वो कहलाती है नेट टैक्सेबल इनकम, या इसको नाम देते हैं टोटल इनकम, राइट। तो ये मोटा मोटा हमारी कंपटीशन की प्रोसेस है, ठीक है। इसे देखते हैं, इसे हम बुक से एक बार देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया, वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। इसके बाद हमने 5 हेड्स में उसकी इनकम को क्लासीफाई किया, फिर हमने 5 हेड्स में उसकी इनकम कंप्यूट की। 5 हेड में कंप्यूट करने के बाद उसकी इनकम में हमने देखा अभी 3rd पर्सन की इनकम भी ऐड करनी है जी आपको, वो भी हमने कर ली। क्या बोला हमने क्लबिंग कर ली। देन इसके बाद हमने लॉसेस सेट ऑफ किए, हमने क्या किया, लॉसेस को सेट ऑफ किया। लॉस सेट ऑफ करने के बाद मेरी एक इनकम आ चुकी है, हाँ दिस इज अवर इनकम, जिस पर मुझे टैक्स देना है, बिल्कुल ठीक है। वो हमारे पास इसे नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। इस इनकम में से अब क्या होता है, जब टैक्स देना होता है ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, आप टैक्स बचाइए, आप यहाँ पैसा डालिए, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको टैक्स बच जाएगा। उन स्कीम्स में जो हमने असेसी ने इन्वेस्टमेंट से अपनी सेविंग्स की होंगी, उन सभी सेविंग्स का बेनिफिट यहाँ लेना है उसको, तो वहाँ उसको नाम देते हैं डिडक्शंस हमने यहाँ माइनस कर दी, और डिडक्शंस के बाद जो इनकम बची है उसे कहते हैं टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम क्या होती है, मेरी नेट टैक्सेबल इनकम होती है। ये क्या होती है, मेरी नेट टैक्सेबल इनकम होती है, राइट। इसमें आप देखेंगे टैक्स कंप्यूटेशन,
टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम जब हमारे पास आ गया तो उसके बाद हमें टैक्स कंप्यूट करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इनकम हमने डिटरमाइन कर ली, इस पे टैक्स कैसे निकालना है, सिंपल। टैक्स जो भी हो, कंपनी हो, फर्म हो, ठीक है, इंडिविजुअल आदमी हो ना, उसका जो भी रेट्स दिया गया वो अपने को क्या करना है, वो टैक्स रेट्स अप्लाई कर देना है। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे किस पर्सन पे कितना टैक्स लगता है। इनकम जो हमारी टैक्सेबल आई है उस इनकम पर हम वो टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे, और वो टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा सरचार्ज, थोड़ा सा एजुकेशन सेस मतलब मसाला ऐड करना है हमें। वो जैसे ही हमने ऐड किया हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टैक्स पेबल आ जाता है। अब होता क्या है, टैक्स पेबल आने के बाद ऑलरेडी हम असेसी ने ऑलरेडी कुछ टैक्स एडवांस में दे चुका होता है। इनकम टैक्स में एक रूल है, आपने साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना है। असेसी ने वो एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ था, तो असेसी ने वो एडवांस टैक्स माइनस करवाया नहीं करवाया, भाई ऑलरेडी आपको टोटल टैक्स देना है। आप ईयर एंड पर हैं, आप ईयर एंड के बाद अपनी कंपटीशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कंपटीशन कर रहे हैं, मुझे साल में कितना टैक्स देना है। तो आपने जब कंपटीशन किया और देखा कि मुझे ये सर्टेन सम ऑफ मनी टैक्स पेबल मेरा निकल के आ रहा है, इसमें से आप माइनस करेंगे जो मैं ऑलरेडी पूरे साल में दे चुका हूँ। इस पूरे साल में जो टैक्स मैंने पे किया वो मैंने माइनस किया, और उसके बाद मेरे पास निकल के आता है नेट टैक्स पेबल, या उसको देते हैं या तो पेबल होगा या होता है वो रिफंडेबल, या उसमें हमें रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड आता है तो हमेशा ब्याज के साथ आता है, याद रखना, रिफंड हमेशा ब्याज के साथ आता है। ब्याज आने का रीजन, क्योंकि रिफंड आएगा तो रिफंड आने का कारण क्या होगा, यहाँ मैंने इस लेवल पे टैक्स ज्यादा जमा कर दिया होगा ना, पूरे साल में टैक्स मैंने ज्यादा जमा किया होगा, तभी तो मेरा रिफंड आएगा, ठीक है ना। मतलब रिफंड उसी चीज का आता है ना जो मैं पहले पे कर चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है कि रिफंड मैंने टैक्स पहले पे ही नहीं किया और उसके बाद में रिफंड आ जाए, हो ही नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे किया हुआ था, तो उस समय मैंने टैक्स, मान लीजिए 1 साल पहले जो टैक्स पे किया उस पर मैं कुछ तो ब्याज कमाता यदि मैं अपने बैंक अकाउंट में रखता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब मुझे ईयर एंड पर कंप्यूटर किया, मैंने देखा है ईयर एंड के बाद पता लगा ये तो ज्यादा दे दिया मैंने, ज्यादा दे दिया तो मैं गवर्नमेंट से वापस लूंगा, वापस मतलब रिफंड लूंगा, रिफंड लूंगा तो मैं उससे बोलूंगा ना भाई मुझे इंटरेस्ट भी दो, मेरे 1 साल का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरा डिक्रीज हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरा जो लॉस हुआ है, ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्ट। अभी हम बेसिक चैप्टर 1 में ही है। देखिए चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इस पे बहुत फोकस कर रहा हूँ जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चैप्टर बेसिक्स हैं, और बेसिक्स से हमारी क्या होते हैं, फाउंडेशन होती है। बेसिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस इनकम टैक्स का, क्योंकि इसी में सारी डेफिनेशंस हैं, इसी में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं टैक्स के बारे में। तो इसे आप ध्यान से रिवाइज करेंगे, आप इसे ध्यान से बार बार पढ़ेंगे, और ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी आगे चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये नेक्स्ट जो मेरा पार्ट बी है, और इसके बाद छोटा सा पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट बी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, देखिए इनकम टैक्स में मैंने बताया डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, सेक्शन 2, ठीक है। इनकम टैक्स में डेफिनेशन दी गई है, जो जो हम टर्म्स यूज करते हैं इनकम टैक्स में ना, असेसी कौन होता है, असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, पर्सन कौन होता है, राइट, पर्सन कौन होता है, असेसी कौन होता है, इनकम का मतलब क्या है। अल्टीमेटली हम इतना पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, व्हाट इज इनकम, तो इनकम की डेफिनेशन बहुत वाइड है, इनकम की डेफिनेशन भी दी है, यस इनकम की अच्छा इंडियन इनकम टैक्स, इंडिया क्या है, मतलब इंडिया मतलब इनकम टैक्स अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी लगता है इनकम टैक्स, इंडिया में अप्लाई, इंडिया की डेफिनेशन भी दी गई, हाँ जी इंडिया की डेफिनेशन भी दी है। इंडिया का मतलब केवल ये नहीं है हमारी 4 बाउंड्री, दिस इज नॉट द इंडिया, इंडिया इससे कहीं और ज्यादा है, वो हम देखेंगे। तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मतलब ये जो हमारा एरिया है, ये पार्ट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप इतना ही इसको रिवाइज करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें टोटल सारी डेफिनेशन सारी कवर कर ली जाएंगी आपकी। डेफिनेशंस के बाद आपका इनकम की डेफिनेशन, या इनकम की डेफिनेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकम की डेफिनेशन के बाद हम सभी डेफिनेशंस और साथ साथ इंडिया की डेफिनेशन, ऑब्वियसली व्हाट इज इंडिया, राइट, इंडिया की डेफिनेशन देखेंगे। इंडिया के डेफिनेशन के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे रेवेन्यू के अंदर। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये आप रिवाइज करेंगे। आप इसे 3rd लेक्चर में बैठने से पहले प्लीज डू रिवाइज दिस जो अभी तक हमने पढ़ा है, सो डेट हमारी डेफिनेशन सेक्शन बहुत ईजी हो जाए आपको समझना। तो वही टर्म्स हमारी बार बार रिपीट होंगी जो अभी तक हमने सीखी हैं, ठीक है। देन तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।